तो जब तुमने अपनी जर्नी चालू करी तो कौन कौन लोगों ने तुम्हें सपोर्ट किया और किन लोगों ने तुमको सपोर्ट नहीं किया? मैं जब पैदा हुआ था तो मेरा जो घर था वो शहर के गांधी चौक के उस कोने में था जहाँ पे पूरा मोहल्ला कचरा डालने आता था। तुमने एक पैशन की बात करी, राइट? इतना पैशन था फिर छोड़ दिया, क्या रीजन था कि भजन सिंगिंग छोड़ दी? मैं 10th में मेरे घर गया, मैं माँ बाप से बोला कि यार मुझे खैरागढ़ भेज दो, मैं म्यूजिक सीखना चाहता हूँ और मैं यही करूंगा, तो मना कर दिया गया। और सच कहूँ तो आज ऐसा लगता है कि वो सही डिसीजन भी था। मुझे फिल्म इंडस्ट्री बड़ी फैसिनेट करती थी। तो रविंद्र जैन करके एक सिंगर म्यूजिक कंपोजर थे उस समय के, और उन्होंने कभी बोला था मुझे कि यार कभी बम्बई आओ तो मिलना। पर समझ लो सर, एवरेज 14 साल 15 साल मैं हर साल कम से कम 15 से 20 बार मैं बम्बई जाता रहा। तुमने बात किया कि तुम एक कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे हो, गिव अस सम इनसाइट, ये कम्युनिटी क्या है? 2017 में मैंने आपको बोला था सर अपन रोल बोल शुरू करें। आपका एक क्वेश्चन होता था करेंगे क्या, मतलब मुझे वो नहीं मालूम करेंगे क्या, पर हम कुछ तो करेंगे। तो मुझे एक नाम बड़ा पसंद आया था, कैची लगता है, रेस्ट ऑफ लाइफ बेस्ट ऑफ लाइफ। कोई बच्चा जब एक ऐसी सिचुएशन में फंसा है कि यार मैं पैशन को चुनूं, कि प्रोफेशन को देखूं, या माँ बाप क्या बोल रहे हैं उसको देखो, उस समय वो किस तरीके से फैसला ले? नमस्कार एंड वेलकम। अब तक हमारे चैनल पे हमने जो भी कंटेंट बनाया है उसका एक पर्पस था मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और करियर डिसीजन मेकिंग पे लोगों को हेल्प हो, मेनली स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स। अब इसी सीरीज में हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं उन कहानियों को जानने के बारे में जो बहुत डिफरेंट हैं और लोगों तक पता होनी चाहिए। मेजरली इसमें मेरे गेस्ट मेरे दोस्त ही होने वाले हैं, और इस सीरीज का पहला गेस्ट है मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त जिसको मैं पिछले 10 साल से जानता हूं, मिस्टर दर्शन छांकला। वेलकम दर्शन। थैंक यू सो मच सर, मुझे बुलाने के लिए। आपका पहला गेस्ट हूँ। ऑब्वियसली ये सीरीज का तो पहला गेस्ट है। थैंक यू। राइट, हम बहुत समय से सोच रहे थे इसको करना है। सो दर्शन, मेन ऑब्जेक्टिव ये है, देखो मोटिवेशन की बात करें बहुत सारा अवेलेबल है, ठीक, बट मेरा ये मानना है कि हम अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा इंस्पायर होते हैं बशर्ते किसी सेलिब्रिटी से, क्योंकि एक डिस्कनेक्ट हो जाता है जब भी हम किसी सेलिब्रिटी की लाइफ को सुन रहे होते हैं। वो भी स्ट्रगल की लाइफ होती है, नो डाउट अबाउट इट, बट एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ना हम कई बार डिस्कनेक्ट कर जाते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोगों की जब कहानियां आती हैं उनसे हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। राइट, ये ऑब्जेक्टिव है इस पूरी सीरीज का। ठीक, मैं तो जानता हूँ तुम कौन हो, बट जो ऑडियंस जानना चाहे, जो तुम्हें पहली बार देख रही है या सुन रही है, कौन है दर्शन छांकला, क्या करता है दर्शन? इतने साल के मेरे काम करने की जर्नी में बहुत सारी चीज़ों से होता हुआ गुजरा हूँ, और अब आके कह सकता हूँ कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। तो मैं एक वायर मैश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रन कर रहा हूँ पिछले 15 सालों से। मैं रियल स्टेट में लैंड में इन्वेस्ट करता हूँ, तो आई एम एन इन्वेस्टर। वैसा कुछ स्टार्टअप पे मेरे इन्वेस्टमेंट है। मैंने एक फिल्म भी बनाई है, तो बिकॉज फिल्म मेकर बनना मेरा एक बड़ा बचपन का ख्वाब है। और उसके अलावा पिछले 7 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ एक कम्युनिटी बिल्ड करने की, रोल बोल कम्युनिटी जिसका नाम है। तो आई एम अ कम्युनिटी बिल्डर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दुनिया से जब जाऊँ तो कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसा इकोसिस्टम हम क्रिएट करके जाएं जहाँ पे मुझ जैसे लड़कों को, जिनके पास टैलेंट है नहीं है सेकेंडरी है, जिनके पास पैशन कम है ज़्यादा है ये सेकेंडरी है, पर ख्वाब तो हर कोई देखता है। और फिर उसको उसके आसपास के लोग बताते हैं कि तुम ये वाला ख्वाब मत देखो, तुम ये ख्वाब देखो। और उसमें बहुत से लोग परिवर्तन कर भी देते हैं, कुछ अपने ख्वाब में लगे रहते हैं, बहुत से लोग उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत से लोग नहीं हो पाते हैं। तो मुझे लगता है एक तो बहुत सारी चीजें ना हम पे थोप दी गई है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक पीढ़ी का जो पाखंड रहा होगा वो अगली पीढ़ी के लिए संस्कार बन जाता है, और आने वाली पीढ़ी पे उसको संस्कार के नाम पे थोप दिया जाता है। तो उस चीजों से निकलना जरूरी है, बट बहुत ना भ्रमित होके नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चा है, उसको क्रिकेट का मान लो बहुत शौक है, और उसको हम बता दिए भाई वो क्रिकेटर बनना चाह रहा है, लेकिन शायद उसमें वो टैलेंट नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, तो ये गलत है। यहाँ पे एक चीज मैं तुमसे पूछूंगा, जब तुमने एक बात करी, तुमने सपनों की बात करी, तुमने पैशन की बात करी, ठीक, और जहाँ तक मुझे ध्यान है यू स्टार्टेड एज अ भजन सिंगर, राइट? एज अ भजन सिंगर। और बहुत सारे तुमने डिसीजंस लिए और फिल्म भी बनाई।
जब बच्चा है जो आज किसी पैशन को फॉलो करना चाहता है या ख्वाब जो ड्रीम को वो पूरा करना चाह रहा है, उसमें ना 3 मेजर कंपोनेंट आते हैं। एक वो खुद, दूसरा सोसाइटी या इकोसिस्टम, और तीसरा उसके फैमिली मेंबर्स, राइट। तो जब तुमने अपनी जर्नी चालू करी तो कौन कौन लोगों ने तुम्हें सपोर्ट किया और किन लोगों ने तुमको सपोर्ट नहीं किया, और जो फेज आया जब खुद पे सेल्फ डाउट आया, यार ये करूं कि नहीं करूं, उन मोमेंट्स में वो क्या थे और उनको तुमने कैसे ओवरकम किया? कुछ रियल लाइफ 3-4 एग्जांपल अगर तुम दे पाओ तो। जैसे मैंने आपको कहा था, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने मुझे कहा था कि भाई ये पॉडकास्ट करना है हमको एकदम रॉ, एग्जैक्टली, है ना। मुझे नंबर्स पे मैं नहीं जा रहा हूँ कि इसके कितने व्यूज जाएंगे या कितने सब्सक्राइबर हैं। और दिल से कहूँ ना तो अगर मैं जैसी बातें करना चाहता हूँ और आप जो कराना चाहते हो, तो मैं दिल से ये चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट आपके और मेरे अलावा तो कोई मत देखे, क्योंकि इसमें फिर उस तरीके से बातें हो, और मैं यही सोच के कर रहा हूँ। सर देखो क्या होता है, मुझे याद है मैं जिस घर में परिवेश में पैदा हुआ हूँ, राजिम करके एक छोटा सा गांव है रायपुर के पास। तो वहां पे मैं जब पैदा हुआ था तो मेरा जो घर था वो शहर के गांधी चौक के उस कोने में था जहां पे पूरा मोहल्ला कचरा डालने आता था, जिसको घुरवा बोलते हैं। ओके। तो वहां पे मैं रहता था, बहुत ही छोटा था, बट वो मुझे घर याद है। फिर वहां से कुछ साल बाद मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो हम एक दूसरे किराए के घर में शिफ्ट हुए, जो बिल्कुल चौक के सामने हुआ करता था, रेंट पे थे। मैं जब 7th 8th में आया तब पापा ने अपना खुद का एक घर बनाया था जहां मैं शिफ्ट हुआ, पर वहां मैं 2 साल ही रह पाया। फिर मैं पढ़ाई करने के लिए रायपुर आ गया, फिर हॉस्टल रहते, फिर मैं दोबारा कभी उस घर में रहा ही नहीं। तो मैं एक चीज थी, जब छोटा था तो मुझे ना थोड़ा लार्जर देन लाइफ वाली चीजें ना पसंद बहुत थी। ओके। मतलब मुझे ये लगता है कि मुकेश अंबानी ने जिस तरीके से अनंत अंबानी और आकाश अंबानी को पाला होगा, मेरे पिताजी ने भी लगभग वैसे ही पाला है मुझे। मेरे शौक कम थे, लेकिन मेरे जो भी शौक हुआ करते थे, जितनी समझ थी, वो सारे शौक, सारे ख्वाब मेरे पिताजी ने पूरे किए हैं। वो जिनके यहाँ जॉब करते थे अपने कजन भाइयों के यहाँ पे, तो उनके सारे बच्चे, हम भी भाई हैं, बचपन में खेलते थे, तो हमको डेली रात को 1 रुपए मिलता था। मैं अकेला था जिसको पापा 5 रुपए देते थे, तो हम खर्च कर देते थे। तो मैं जब बाहर निकल रहे हैं घूमने, तो हर वो चीज मम्मी का थोड़ा सा रहता था, इसको क्यों दिला दिए, तो वो मुझे लगता था पापा मम्मी से बहुत डरते हैं, तो कुछ भी चीज दिलाते थे तो ये होता था मम्मी को मत बताना अभी मैं दिया हूँ। फिर अगर मम्मी को पता चल जाता था तो 2 दिन मेरे घर में बड़ा उस चीज को लेके माहौल वो रहता था। तो बचपन से मैं उस तरीके से आया हूँ। मेरी मम्मी क्योंकि बहुत मेहनती रही है, उस जमाने में वो हॉस्टल में रही है, प्रोफेसर रही है, टीचर रही है, रांची में भी उन्होंने ट्यूशन पढ़ाया, बैचेस करी है। मैंने उनको 1-1 2-2 रुपए के लिए फॉल पिको लगाते देखा है, उनकी उंगलियों में छेद होते देखा है। तो मेरी मम्मी लोग 4 बहनें राजिम में रहती थी, जिसमें से उस परिवेश में सबसे कमजोर परिस्थिति के मेरे मम्मी पापा थे। तो एक कहीं ना कहीं मुझे अब लगता है कि उनके मन में ये आता होगा कि साला हम तो इतना संघर्ष कर लिए, ये ना करे। तो उस चीज में उनके माइंड में एक ही चीज फिट होती थी कि भाई ये पढ़ ले, अच्छी नौकरी लग जाए, दैट्स इट। उनको ये भी नहीं चाहिए था कि ये कार खरीद पाए या उस लेवल का बड़ा आदमी बने, कभी वो ख्वाबों में भी नहीं आता था। तो राजिम से निकले सर, जर्नी यहाँ शुरू हुई। तो 7th 8th में था तो मैंने एक भजन सिंगर को सुना, गोपाल बजाज। ओके। कमाल के सिंगर, मैंने आज तक उनसे अच्छा परफॉर्मर, उनसे ज्यादा भाव से गाने वाला सिंगर देखा ही नहीं। तो मैं जब 8th या 9th में था तो मैंने लाइफ का एक फैसला ले लिया था कि आई वॉन्ट टू बी द नेक्स्ट गोपाल बजाज। उस समय मोबाइल नहीं होता था, कैसेट होती थी, उसमें उनका नंबर था, वो ट्रैवल करके शोज करते रहते थे। तो मैं हर दूसरे दिन उनके लैंडलाइन पे फोन करता था। एक दिन उन्होंने उठाया फोन और मैंने उनको बोला, सर आई वॉन्ट टू बी नेक्स्ट गोपाल बजाज, मैं कोई भी चीज यहाँ झूठ नहीं बोलूंगा, ये एकदम फैक्ट है। तो उनने मेरे को बोला, बेटा तुम मेरे से बेहतर बनोगे, गाओ, सीखो, मेहनत करो। और मैं रट गया, मैं उनके इतने शोज रट चुका था, उनके इतने शोज अटेंड कर चुका था कि मुझे पता रहता था कि लाइव शो में वो कहाँ खासेंगे भी। मतलब मैं इस लेवल पे गोपाल बजाज को घोट के पी गया था। मेरा एक ही पैशन था, मैंने डायरीज बनाना शुरू किया, लिखना शुरू किया। मैं उस जमाने में मेरे जितने रिलेटिव्स होते थे उनको मैं अपना नाम भजन सिंगर बोलता था, भजन किंग, भजन सम्राट। तो मेरा एक कजन है अभी भी राजिम में, उसके मोबाइल में आज भी मेरा नंबर उस जमाने से भजन सम्राट के नाम पे सेव है।
तो मैं भजन गाना शुरू किया। मुझे गोपाल बजाज से जब पहली बार मिला तो मुझे कोरस में उनके साथ गाने का मौका मिला, तो वो मेरी लाइफ के सबसे बड़े अचीवमेंट थे। मैं आज मैं किसी के भी साथ बैठ जाऊं, आज मेरी बाध्यता नहीं है, आज मैं बॉलीवुड के बड़े से बड़े सिंगर्स को जानता हूं पर्सनली, मैं उनके साथ बैठता हूं, संगत करता हूं। और जो सुख मेरे को उस दिन गोपाल बजाज के साथ कोरस में गाने में मिला था ना, वो सुख मेरे को आज तक दूसरी चीज में नहीं मिला है। और एक बात इस कॉन्टेक्स्ट की नहीं है, पर ये भी बता देता हूँ कि अगर आने वाले 10 साल में मैंने अपने लाइफ के कुछ मेजर फाइनेंशियल अचीवमेंट्स पूरे कर लिए ना, तो मेरे लाइफ का एक सपना ये भी है कि आगे चल के मैं सिर्फ भजन गाना चाहता हूँ, मैं कुछ और करना नहीं चाहता। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं सिर्फ भजन के शोज करना चाहता हूँ, वो चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट करूँ, वो चाहे जैसा करूँ। बट वो जो मैं बचपन के गा रहा, आपको कभी फोटोज दिखाऊंगा मैं आपको, अभी पॉडकास्ट के एडिट में होगा ना सौरभ, तो अपन उसके कुछ ना एडिट्स करना। मैंने 100 से ज्यादा शोज किए हैं भजन के। मैं जब परफॉर्म करता था, मैं 9 बजे स्टेज चढ़ता था, रात को 3-3 बजे तक पानी का एक गुट पिए, नाचते हुए गाते हुए पसीने। मैं सर 11th में था, 12th में था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मैंने खूब शोज किए। 2012 मैंने आखिरी शो किया मुंगेली छत्तीसगढ़ में। मैं इंदौर गया हूँ, देवास गया हूँ, चेन्नई गया हूँ, मैंने बहुत प्रोग्राम किए। कहाँ से एनर्जी मिलती थी? मतलब तुम बोल रहे हो इतनी देर तक तुम शो कर रहे हो बगैर पानी पिए, तुमने एक पैशन की बात करी, राइट? पैशन। तो अब मैं 2 चीज को रिलेट कर रहा हूँ कि इतनी एनर्जी, इतना कमिटमेंट तभी आ सकता है जब इंसान पैशनेट हो। इतना पैशन था, फिर छोड़ दिया, क्या रीजन था कि भजन सिंगिंग छोड़ दी? देखो सर, एक क्या होता है, भजन गाने के टाइम में मैं जब गाता था, तो मैं जिस भगवान की गाता था वो मेरे इष्ट देव थे, रामसा पीर। तो एक तो वो भी ड्राइविंग फोर्स था, और गोपाल बजाज का मैं दीवाना था, मैं फैन था। और मैं किसी भी हद तक अगर सही पूछा जाए ना, तो मैं सिर्फ भजन ही सिंगर बनना चाहता था। मेरे लाइफ का उस समय मेरा कोई दूसरा गोल ही नहीं था। मुझे याद है, मैं 10th में मेरे घर गया, मैं माँ बाप से बोला कि यार मुझे खैरागढ़ भेज दो, मैं म्यूजिक सीखना चाहता हूँ और मैं यही करूँगा। तो मना कर दिया गया। पहले तो ठीक है, हंसे वसे, फिर देखे साला ज़्यादा ही सीरियस हो रहा है इस चीज़ को लेके, तो फिर घर का माहौल ऐसा कर दिया जाता था कि मतलब तुमने कुछ बहुत ही अनएथिकल चीज़ें मांग ली है। और सच कहूँ तो आज ऐसा लगता है कि वो सही डिसीजन भी था। बहुत सी बार क्या होता है पेरेंटिंग में ना सर, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं पेरेंट बना नहीं हूँ, बट लेकिन 3-4 तरीके के पेरेंट्स होते हैं जो मैंने देखा है। एक बैलेंस पेरेंट होता है जो बच्चे के शौक को भी नर्चर करता है, उसके करियर के हिसाब से भी उसको नर्चर करता है, और उसको ऐसा बनाने की कोशिश करता है कि भाई तेरे लिए जरूरी, क्योंकि करियर कुछ भी हो सर, पैसे कमाने के लिए ही हम काम कर रहे हैं, तो पहली प्रायोरिटी तो पैसा है। मैं मेरा पैशन मान लो, जैसा आप वो इंडियाज गॉट टैलेंट वगैरह देखते होंगे ना, कि ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग आते बोले मैं 20 साल से ये कर रहा हूँ, वो टैलेंट होगा उसका, लेकिन आम जनता में देखो उसमें कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं है, तो आपका घर नहीं चलेगा। बट यहाँ पे एक चीज बताओ मुझे, तुम उस समय 11th-12th में रहे होगे, तुमने बात रखी कि मुझे भजन सिंगर बनना है, जिसका सपोर्ट पेरेंट ने नहीं किया। मैं बता रहा हूँ कैसे, मैं वही कंप्लीट कर रहा हूँ 2 फेज में। कि मैं जब बच्चा था तब तक उनका सपोर्ट था कि चलो ये गाता है, शौक है, वहां तक ठीक है। बट जैसे ही मैंने बोला कि यार मुझे सीखने जाना है 11th-12th में, मैथ्स या कॉमर्स लेके करूंगा, हॉबी था तब तक ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया। बोले तुम ऐसे ही गाओ, ऐसे ही सीखो, बाहर टीचर लगाए, पैसे दिए, सब चीज किया, वो होता था। जब मैं बाहर आया, रायपुर आया, शोज करना शुरू किया, तब तक भी ठीक था। जब उनको लगने लगा कि अब ये इसका करियर का रूप लेने लग जा रहा है, कि यार ये तो शोज करने के लिए ट्रैवल कर रहा है, ये अपनी पढ़ाई छोड़ के, कॉलेज की छोड़ के कहाँ है, आज बोले आज तो डोंगरगढ़ में गाना गाने गया है, आज नागपुर में प्रोग्राम करने गया है, तो थोड़ी दिक्कत आना शुरू हुई। कॉन्फ्लिक्ट आया। और कॉन्फ्लिक्ट कैसा था कि उनको खुद को नहीं पता था कि वो मना क्यों कर रहे हैं। एक तो पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि वो कॉन्फ्लिक्ट या सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। उसके 3 रीजन हो सकते हैं। उनको ये लगता था कि इस करियर में भाई स्ट्रगल बहुत है, पैसा नहीं रहेगा, ये कमा नहीं पाएगा, हमने तो सारी चीजें स्ट्रगल कर लिया, तू ना करे। दूसरा, उनमें एक फियर था कि मेरी एक बहन का बेटा है वो इंजीनियर है, दूसरी बहन की जो बेटी है वो डॉक्टरी करने चली गई है। हम बहनों में सबसे पढ़ी लिखी थी, लेकिन पूरी जिंदगी मैंने बहुत संघर्ष किया। ये जवाब जो तुम मुझे अभी दे रहे हो, ये वो 11वीं-12वीं का बच्चा उस समय प्रोसेस कर पाया या नहीं? तुम्हारा पहला रिस्पांस क्या था जब उन्होंने बोला नहीं बनना है भजन सिंगर, या हम तुम्हें खैरागढ़ नहीं भेजेंगे? वो मोमेंट में तुम्हारी थॉट प्रोसेस क्या? उस मोमेंट में थॉट प्रोसेस ये था सर कि मैं घर छोड़ना चाह रहा हूँ, आप मेरे को बाहर पढ़ने भेज दो। तो जब मैं रायपुर आया ना, रायपुर मेरे लिए एस्केप पॉइंट था।
ओके मैं निकलना चाह रहा था क्योंकि मैं रोज की वो चिक से इन चीजों से, क्योंकि एक अकेला लड़का, और मेरे साथ क्या होता था 7वीं से, मैं चाह रहा हूँ साला कोई मत देखे पॉडकास्ट, मैं 7th में था ना, सर विश्वास नहीं करोगे, हम घर में अकेले रहते थे, मैं मम्मी पापा, मम्मी की सारी बहनें आ रही हैं, सब आ रहे हैं, ऐसा घेरा बना के बैठते थे, मेरे को बीच में बैठा देते थे। ये मल्टीपल टाइम ऐसा चलता था। मैं इतना छोटा सा बच्चा, और वहां पे चलता था, तुम साले भजन गायक बनोगे, तेको पता है कैसे कमाओगे, करियर में कुछ नहीं कर पाओगे, ये वो प्रेशर बन जाता था। ये आज भी होता है बच्चों के साथ, हाँ, अलग अलग तरीके से। और मेरे को उस समय खराब क्या लगता था कि मेरे को लगता था यार चलो मम्मी तो है जो सपोर्ट नहीं करेगी, मम्मी अपनी बहनों के साथ मिलकर समझा रही है, रीजन नहीं मालूम वो ऐसा क्यों करती है, मेरे पापा तो मेरे को सपोर्ट करें। मेरे पापा वहां चुप हो जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता था कि बैठ के मेरे सालियां और साड़ू मेरे बच्चे को पेल रहे हैं, पर वो चुप होते थे। तो मैं वहां से ना थोड़ा रिबेलियस होना शुरू हुआ। अब उसको रिश्तेदार बदतमीजी का नाम दे सकते हैं, एरोगेंस का नाम दे सकते हैं, जो टैग मैं आज तक ढो रहा हूँ, लेकिन मेरे पास उस समय और कोई रास्ता नहीं था। मैं घर छोड़ के भी भागा 1-2 बार, लेकिन साला 2-4 घंटे में लगता था खाएंगे क्या, बच्चे हैं, करेंगे क्या। तो उसका मुझे उस समय एक ही जवाब नजर आया कि यार भाग जाओ यहाँ से। वो जानना चाह रहा हूँ, भाग जाओ। उस बच्चे का रिस्पॉन्स क्या था? भाग जाओ, भविष्य में जो संघर्ष होगा, तकलीफ होगी, भविष्य की बाद में सोचेंगे। अभी गए कि भाई राजिम छोड़ दो, मुझे रायपुर भेजा गया पढ़ने, और फिर ऐसा हो गया यार अब मैं ना फिर वहां पे जो करना चाहता हूँ मैं सिर्फ वही करना चाहता था। टचवुड, मतलब मैं गनीमत बेलाइन नहीं हुआ जिसको बोलते हैं कॉमन शब्दों में, लेकिन मुझे ये था कि मुझे नए लोगों से मिलने में बहुत मजा आता था। मैं नेटवर्किंग बहुत ज्यादा करने लगा था। स्कूल में मैं इतने गैप करता था कि लेटर आ जाते थे कि तुम भाई पेरेंट्स को बुलाओ नहीं तो तुमको एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। इस जर्नी को हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। तो एक 7वीं का बच्चा जो भजन सिंगर बनना चाह रहा था, क्लैरिटी आ गई या डाल दी गई कि भाई तुम भजन सिंगर नहीं बन सकते, आप रायपुर में पढ़ाई करने आ गए। उस मोमेंट में दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं आगे क्या करूंगा? कैन यू जस्ट शेयर फ्यू इंसिडेंसेस? क्यों मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि देखो इस जर्नी से ना हर बच्चा गुजरने वाला है, तो एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है कई बार कि ऐसी सिचुएशन में किसी की एक ऑलरेडी सक्सेस स्टोरी है, तो मेरे लिए एक रेफरेंस पॉइंट का काम करती है सही डिसीजन लेने में। अब मेरे साथ क्या होता था, वो किसी और के लिए रेफरेंस पॉइंट का किस तरीके से काम करी, क्योंकि हर के पेरेंट्स का जो घर का फाइनेंशियल स्टेटस होता है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, मुझे लगता है, उस बच्चे के करियर के चूज करने के ऑप्शन में। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक पहला है क्योंकि मेरे पिताजी नौकरी करते थे अपने भाइयों के यहाँ पे। दूसरा, मैंने देखा था कि एक बार वहां पे कोई चोरी हो गई थी जिसका इल्जाम मेरे पापा पे आ गया था, जो मुझे पता था पापा ने नहीं की है। तो मेरे घर में बड़ा टेंशन का माहौल था। मैं बहुत छोटा बच्चा था, मेरे को आज भी याद है। तो मेरे को लगता था यार मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते, ये कैसा हो गया, वो एक इल्जाम लगना। मैं आज भी फील करता हूँ तो मेरे को लगता है मेरे पापा बहुत सीधे आदमी है। तो मुझे लगा यार मैं इनके यहाँ कभी नौकरी तो नहीं करूंगा। मुझे कुछ करना है, क्या करना है मुझे नहीं मालूम। ये नहीं करना, ये क्लैरिटी आ गई। नहीं करना था, ये क्लैरिटी है। अब मुझे था कि मुझे कुछ तो करना है, पैसे कमाना है। तो अब मुझे क्या आता है भाई, मैं गाने में अच्छा हूं। मैं कितना अच्छा हूं मुझे ये भी नहीं पता था, क्योंकि मुझे सुनने वाले 20 लोगों ने आसपास के बोल दिया था भाई तू अच्छा गाता है, तो मैंने मान लिया था कि मैं अच्छा सिंगर हूं। तो मैं बोला अभी तो यही आता है, यही करो। घर वालों ने बाहर पढ़ने भेज दिया है, भाई थोड़ा नए नए लोगों से दोस्ती कर लो। मैं जिस शहर में आया हूं तो वहां के हॉस्टल के लोग मुझे जाने, थोड़ी जिंदगी भी जीना है, ये सीख लेता हूं। अब उन चीजों में ज्यादा रह गए, अपना कोर भूल गए। 12th में बहुत कम मार्क्स आए, वापस बुला लिया गया, 1 साल रिपीट किया। फिर मुझे याद है मैं रोता रहा कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, क्योंकि मेरा मैथ से वो नाता था कि अगर मैंने 5 + 3 = 8 रट लिया है, तो आपने 3 + 5 पूछा तो मेरी फट जाती थी। मैं 5 + 3 = 8 बता देता था, मैं 3 + 5 क्या होगा मैं नहीं बता पाता था। मतलब एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। मैं पूरी रात रोया यार मुझे इंजीनियरिंग मत कराओ, मेरी सुनी ही नहीं गई। और अब जो दिखता है करो सालो, मेरे को भेज दो। मैं BIT पैसा देके मेरा एक एडमिशन हो गया। मुझे दिखा 4 साल मेरे को कोई यहाँ बोलने नहीं वाला है। दूसरा, 11th 12th में हर 3 महीने में रिजल्ट घर आ जाता था तो पिलाई होती थी। अब मुझे समझ आ गया था कि यहाँ तो भाई पहले सेमेस्टर में भी फेल हुआ हूं ना तो 4 अटेम्प्ट मिलना है, वो नहीं कर पाऊंगा तो 5वें अटेम्प्ट में जो जाके ना घर में पता चलेगा, तो अभी मेरे पास 2 साल तो है, कंप्लीट फ्रीडम है। तो फिर वहां पे भी वही होता है सर, हॉस्टल जाते हैं तो थोड़ा पैसे लिमिटेड होते थे, लेकिन ठीक है, एक रहता था कि मेंटल खुशी है, आदमी जी ले, अच्छे से कर ले। उस बीच में ये हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर में 4 बैक,
या 5 बैक, मुझे याद नहीं है। तो घर में पड़ी तो सही बत्ती, मैं बोला कर लूंगा, नया था ये वो बहाना दिया। सेकेंड सेमेस्टर में मेरे जस्ट आगे एक लड़की बैठती थी, भावना पिल्ले, तो भावना कोट कर रहा हूँ तेरे को भी, उससे एक डील हुई यार। मैं बोला कि तेरे को कभी मैं कुछ बन जाऊंगा बड़ा ना, तो कुछ भी मांगना मैं तेरे लिए कर दूंगा, तो मेरे को पासिंग मार्क तक दिखा दिया कर। सेकेंड सेमेस्टर में मेरे 6 में से 5 सब्जेक्ट ऑल क्लियर, और 28 पासिंग मार्क होते थे मेरे, हर में 30, 31, 28, 27, 32, 33। मैं इतना ईमानदार था कि मैं पासिंग मार्क के थोड़ा आगे के नंबर के आगे लिखता भी नहीं था, मैं उसको परेशान नहीं करता था कि भावना दिखा दे मेरे को। इंजीनियरिंग करते करते मैं ना सर मतलब क्योंकि मम्मी और पापा के साथ, मेरे पापा से रिश्ते बहुत अच्छे रहे, थ्रू आउट रहे, वो साइलेंट रहते थे। एक चीज जो मेरे को आज तक खलती रही कि इन सब प्रोसेस के चक्कर में ना मेरी माँ के साथ रिश्ता इक्वेशन अच्छे नहीं रहे, वो अच्छे नहीं रहे। कॉन्फ्लिक्ट करियर ही रहा, कॉन्फ्लिक्ट करियर नहीं रहा, कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारी चीजें रही। मतलब अब उसका रीजन आज अगर मैं बहुत सारी चीजों में सोचूं तो मुझे लगता है बहुत सारी गलतियां, बदतमीजियां मेरी थी, पर मैं बच्चा था। मुझे लगता है कुछ चीजों में वो समझ जाती, आज लगता है, लेकिन मैं आज सोचता हूँ तो मेरे को लगता है शायद उस समय उनकी समझ भी इतनी नहीं रही होगी, क्योंकि आज जो मेरी एज है उस समय उनकी भी वही थी। पर अगर उस समय वो थोड़ी बेहतर हो जाती ना, तो आज मेरा काम करने का तरीका और आज मेरा खुद को देखने का नजरिया शायद और बेहतर होता, शायद, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि क्या होता था कि एक कंपैरिजन सबसे ज्यादा होता था। दूसरा, उन माँ बाप में ना, जो मेरे एज के माँ बाप रहे होंगे, आज के जो पेरेंट्स हैं वो तो बहुत अच्छी पेरेंटिंग में आते हैं, मुझे नहीं मालूम, उनका अपने बच्चों को सोसाइटी में दिखाने का जो एक नजरिया होता था, उससे वो आंकते थे नंबर से, पढ़ाई से। अगर ये पढ़ाई में अच्छा है, नहीं बदला है। अच्छा, अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो भाई ही इज वेरी गुड। अगर वो पढ़ाई में कमजोर है, खेल कूद में जा रहा है, साला इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। हर माँ का एक ही डायलॉग होता था, मेरे बेटे का दिमाग बहुत है सर, ये ध्यान नहीं देता है, ये कर ले तो ये तो मतलब साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बन जाए, इसका दिमाग बहुत है। ये आप हर को कॉमन बोलते हो, सुनोगे रिपोर्ट कार्ड में बोलते हैं इस चीज को, है पोटेंशियल, कैन डू बेटर। तो हर माँ बाप यही बोलते हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती थी कि सर, क्योंकि मम्मी लोग चारों बहनें वहीं रहती थी, अब एक मासी, उनका बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गया, वो किस नंबर से पास हुआ ये आज पता चलता है तो मेरे को शर्म आती है ना। एक मासी का था बेटा, वो भी पहुंच गया। दूसरा, इन्होंने इतने संघर्ष किए, इन्होंने जितने जिल्लतें झेली होगी मेरे माँ बाप ने, तो उस समय उनको लगता था कि एक लौता बेटा हूँ, ये मेरे लिए सबसे घातक चीज सिद्ध हुई। कि उन दोनों के जो एक्सपेक्टेशन थे और जो खुद के जीवन को लेके जितने शौक सपने थे ना, वो संघर्ष और उसमें कुचला गए, और उसका बोझ मैं अपने कंधों पे लेके बढ़ता रहा। तो उस चक्कर में ये होता था कि एक तो होम बुलिंग में बहुत ज्यादा, अब होम बुलिंग कैसी होती थी कि होम बुलिंग लुक्स को लेके या इन सब चीजों को लेके नहीं होती थी। अबे ये मत करो साले, तुम पढ़ाई में ध्यान दो, तुम ये करोगे तो कैसे चलेगा। मान लो अगर किसी रात मैं 2 दिन नहीं पढ़ा हूँ घर में, तो मेरी मम्मी की आदत होती थी, अरे नितिन सर थोड़ा समझाना ना उसको, वो अच्छे के लिए कर रही होंगी, उनको एक, ये पुराने माँ बाप को होता है, अरे सर आप समझाओगे तो आपकी बात मानेगा। अरे क्यों नितिन सर समझाएंगे भाई, नितिन सर पैदा किए हैं क्या मेरे को। तो मेरी लड़ाई वो थी कि मुझे कोई बाहर का दूसरा टॉम डिक एंड हैरी आके नहीं समझा सकता कि बेटा ये मत किया अगर ये गलत है। मैं इस चीज को बहुत फेस किया सर, मुझे बहुत खराब लगता था। और इससे क्या होता है, आप बाहर वालों को एक राइट दे देते हो कि वो आप बच्चों को ना आपके बोल सके, आप उसके सेल्फ स्टीम का ध्यान ही नहीं रख रहे हो। मतलब मैं कुछ भी गा रहा हूं, हाँ ठीक करो, पढ़ाई अच्छी करो, नंबर कम आए तो जिस तरीके से माहौल हो जाता था, तो मैंने कभी अपनी ना तारीफ सुनने की चीजें मेरी बहुत कम हो गई थी। तो मैं जब गाने लगा, मैं शोज करने लगा, कभी कुछ होता था, लोग तारीफ करते थे, यार यू आर डूइंग गुड, तुम थोड़ा ठीक दिख रहे हो, तुम थोड़ी बात ठीक कर रहे हो। उस समय की बात बता रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता था तारीफ को। मुझे लगता था यार ये मजाक कर रहा है, या मैं उस तारीफ में रिएक्ट कैसे करना है, मुझे यही नहीं आता। मतलब ये छोटी छोटी बातें इतना गहरा इम्पैक्ट डाल सकती हैं, ये ना पेरेंट्स समझ पाते हैं और ना बच्चा तो खैर नहीं समझ पाएगा। वो अभी तक कैरी करता है इंसान लंबे समय तक। तो यही था सर, मतलब शिकायतें तो इतनी रही, और उस चीज को देखते देखते कंपाइल करते करते एक रिश्ता ऐसा हो गया कि आज हमारे संवाद बंद हो गया, कम्युनिकेशन बंद हो गया। तो वो एक रहता है, फिर भी ठीक है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि अब बच्चे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रेशर आता है, सब बच्चों को रहता है। मुझे ये था कि यार जैसे भी तैसे निकलते रहूं, करना क्या है लाइफ में ये पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था, भजन गाता था। बट एक टाइम पे मुझे ये समझ आ गया था कि अगर मुझे भजन शोज ही करना है
तो मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड होने की जरूरत है। मैं एक पैशनेट परफॉर्मर था, मैं उतना अच्छा सिंगर नहीं था कि जिस लेवल पे मैं अपनी एक अच्छी जगह बना पाता। बहुत इम्पोर्टेंट है ये पैशनेट परफॉर्मर और एक अच्छा सिंगर होने वाली जो, बट ये रियलाइजेशन तुम्हें कब हुआ? ये रियलाइजेशन हुआ सर, मैं जब कॉलेज के फाइनल ईयर में आने वाला था, तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि भाई पैशन है मेरा करियर, जो प्रोफेशन, या थोपा हुआ है। मुझे सिर्फ एक चीज का ध्यान देना था। पहली चीज थी पैसा आना चाहिए, और दूसरी चीज क्या ये काम करके मैं बहुत ज्यादा थक तो नहीं जाऊंगा। मतलब अगर मुझे उस समय शायद किराना दुकान भी खुलवा देते ना, तो मैं खोलता गया। अगर मुझे दिखता कि इसमें पैसा बहुत आ रहा है, बट अगर मैं देखता कि यार मेरा पूरा दिन ही खत्म हो जा रहा है, तो मैं शायद नहीं करता। उस समय करियर डिसीजन लेने का जो भी तुमने आगे किया, उसका एक कोर रीजन, द ओनली ड्राइवर वाज मनी। एंड सेकंड, मैं साथ ही साथ ये था, मैं जो अपना चाह रहा था कि मैं ऐसा करियर चूज करना चाहूंगा जिसमें ना मेरा जो हॉबी था, जो पैशन था, आर्ट है, नॉट म्यूजिक तो एक पार्ट है ही, पर मुझे थोड़ा सा फिल्मों से, थोड़ा सा स्टेज शो से, पोइट्री से, ये सबसे एक लगाव था। मैं इसको जीता रहूं, चाहे मैं छोटे रूप में जीऊं, चाहे मैं बड़े रूप में जीऊं, चाहे मैं उसको एज अ हॉबी करूं, आगे चल के समय मिलेगा तो मैं उसको भी एज अ प्रोफेशन बनाऊं, मैं उसको छोड़ूं ना, मुझे वो करियर ऑप्शन चूज करना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। बच्चे आज भी जब मैं काउंसलिंग करता हूं तो मैं फाइंड आउट करता हूं कि वो कहीं ना, तुम्हारे टाइम पे और हमारे टाइम पे पैशन, तुम्हारे टाइम में तो फिर भी कॉलेज में बात होने लगी थी, हमारे टाइम पे तो बहुत लेटर स्टेज में बात हुई। बट आज मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेविएट करूँगा क्योंकि पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा जब एक ऐसी सिचुएशन में फंसा है कि यार मैं पैशन को चुनूँ कि प्रोफेशन को देखूँ, या माँ बाप क्या बोल रहे हैं उसको देखूँ, उस समय वो किस तरीके से फैसला ले, या तुमने किस तरीके से फैसला, क्योंकि वो तुम भी उस पोजीशन में थे उस टाइम पे कि भजन मेरा पैशन है, उसको छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, पैसा कमाऊं तो कहाँ से कमाऊं नहीं पता, और डिग्री तो तुमने बता ही दी है कि कैसी चल रही थी। मैं बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, मैंने छोड़ दी थी पढ़ाई। तो वहां से जब इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है खुद के साथ, तो कैसे तुमने अपने आप को नेविगेट किया? सर 3 चीज थी। सिंगिंग मैं करना चाहता, जैसे आज भी बोला कि मेरा एक पैशन है कि अगर कुछ कर लिया तो मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ, तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं कितना पैशनेट हूँ। लेकिन मैं देखा कि भाई इस सिंगिंग में ना मैं वो पैसा बेसिक भी नहीं बना पाऊंगा जिससे जो मेरे माँ बाप की जो जीवन शैली उन्होंने मुझे दी है, मैं उसको रियलाइजेशन आ गया था। रियलाइजेशन आ गया था, और ये सबको आ जाता है। आजकल क्या होता है, सोशल मीडिया में ना अपने पैशन को जियो के चक्कर में आधी जिंदगी हम बर्बाद कर दी है लोगों ने। ठीक है, आप पैशन को जियो, पर आपके पैशन को जीने में ये कहां से लॉ हो गया भाई कि आपको उसको प्रोफेशन ही बनाना है? आपका प्रोफेशन, आपका करियर, देखिए क्या होता है, स्ट्रगल सिर्फ आप अकेले नहीं करोगे, स्ट्रगल आपके पीछे आपका पूरा परिवार करेगा। ये नहीं समझ पाते। आज अगर मैं कुछ बन जाऊंगा तो वो, मैं, कई लोग क्या बोलते हैं, सर अकेले यहां तक आए। भाई अकेले नहीं आए। अगर आज मैं यहाँ पे, मैं बहुत कुछ बड़ा अचीव नहीं किया हूं, लेकिन अगर मैं अपने सपनों को पाने के लिए आगे बढ़ रहा हूं ना, तो मैं भले आज अपने माँ बाप से बहुत चीज़ों में नाराजगी जता लूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर उस समय उनका शायद वैसा नेचर नहीं होता, उनका, मेरे पापा का उतना सपोर्ट नहीं होता, या मम्मी का थोड़ा सा वो मुझे पुश करना, जैसे मेरा नेचर वैसा बन गया, तो मैं शायद आज यहाँ भी नहीं होता। तो हर उस सफलता में अच्छा आजकल क्या हो गया सर, अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं सफल हूँ, तो बहुत से लोग बोलेंगे साला क्या उखाड़ लिया जो सफलता की बात कर रहा है। हमने सफलता का पैमाना ही पैसा मान लिया है। बट वो एक पैमाना है भी, लेकिन ओनली नहीं है, इट्स नॉट द ओनली फैक्टर, बट इट्स अ मेजर फैक्टर। लेकिन मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, दैट डजंट मीन आई एम नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। वो डिफाइन आपको करना। मैं साइकिल से शुरू किया हूँ, और आज अगर मैं 2 कार रख रहा हूँ, वो कुछ भी हो, तो वो मेरे लिए तो कहाँ से मेजर, अगर साइंस में बोले तो आपकी बेसलाइन, किस बेसलाइन से आप मेजर कर रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि उस समय जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई भी, अगर आप कॉलेज में आ गए हो, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप जिस भी करियर पाथ में जा रहे हो, या तो आप अपने पैशन और अपने उस टैलेंट को लेके इतने श्योर हो कि वो मोनेटाइज 6 महीने साल भर में होने वाली चीज है, तो क्योंकि सिंगिंग और एक्टिंग एक ऐसी चीज होती है ना सर, बहुत से लोग बॉम्बे चले जाते हैं, मैंने तो देखा है उस इंडस्ट्री को करीब से, वो घर से पैसा मंगाते रहते हैं, और एक टाइम के बाद ना वो सिर्फ इसलिए वहां समय काटते हैं कि मैं घर जाऊंगा, मैं एक नाम नहीं लूंगा एक आर्टिस्ट का, आप समझ जाएंगे, छत्तीसगढ़ के ही एक किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने एक फिल्म बनाई थी। ठीक है, प्रोड्यूसर भी नहीं रहा, उसका एक्टर भी नहीं रहा। तो जो एक्टर था वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, ही इज वेरी टैलेंटेड, ही इज वेरी गुड लुकिंग,
उसके कनेक्ट, वो सलमान खान के साथ क्रिकेट खेलता था, उसके फादर एडमिट थे एमपी में, तो शिवराज चौहान के फोन आते थे कि बेटा कुछ जरूरत हो तो बताना, सुनील शेट्टी फोन करता था उनको, तो वो वेल कनेक्टेड थे, बॉबी देओल, अनुराग कश्यप, ये वो सब से। वो बंदे ने इतना स्ट्रगल किया सर, इतना स्ट्रगल किया, मैं उनके साथ बैठता था, वो बोलते थे यार दर्शन मैं अपने घर इसलिए नहीं जाता कि मेरे दोस्त और मेरे रिश्तेदार पूछते हैं साले राजपाल जैसा हीरो बन गया दिखने वाला, तू कभी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तू कभी पीछे हाथ हिलाता दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो आप एक एक्टर को आप तब तक एक्सेप्ट नहीं करते हो जब तक वो सलमान शाहरुख या एटलीस्ट राजपाल यादव ना हो जाए। लेकिन आपके वही गांव का एक बंदा जो किराना की दुकान खोल लिया है, 3 महीने में वो इतना कमा लेता है कि अपने घर का पाल रहा है, तो आपकी नजर में वो सक्सेसफुल हो गया है। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक होता है। तो बहुत से लोग ना फेलियर होने से नहीं डरते, बहुत से लोग इसलिए डरते हैं कि दुनिया मुझे फेलियर होते देखेगी तो वो क्या सोचेगी और मैं क्या जवाब दूंगा। हर किसी के पास सेफ्टी नेट नहीं होती ना यार। हाँ या तो सर, आप सेफ्टी नेट हमारे पास भी नहीं थी, मेरे पापा भी तो जॉब करते थे। एक इमोशनल सेफ्टी नेट तो थी ना। हाँ, वो देखो फाइनेंशियल सेफ्टी नेट को तो आप नहीं मेजर कर सकते, बट एक इमोशनल सेफ्टी नेट भले ही एक पेरेंट से मिले वो बहुत बड़ा पुश दे देती है सामने वाले को। मुझे लगता है करियर चूज करने के लिए ना इमोशंस का परसेंटेज होना चाहिए 10, मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकल। 90% आपको बहुत लॉजिकल, आपको अपने पैशन, अपने टैलेंट, अपने पोटेंशियल और जिस चीज में आपका पैशन है उस चीज के मार्केट सर्वे की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चीजें, अगर आपको लगता है कि उसमें सक्सेस होने में बहुत टाइम लग जाता है और पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, अगर हो गए तो बहुत पैसा आएगा, नहीं तो नहीं, तो मुझे लगता है कि फिर आपको उसको प्रॉपर बैलेंस बना साइड में 10-15% आप अपनी जो जॉब या काम कर रहे हो उसमें फिर 20% का टाइम निकालो, फिर आपको तपना पड़ेगा। फिर आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि यार सुबह से निकल जाते हैं, टाइम नहीं है, दैट मीन्स फिर आप उसके लिए पैशनेट नहीं थे। ये जो तुमने अभी कॉम्बिनेशन दिया, तुम इस कॉम्बिनेशन को कैसे बैलेंस बना के चल? मैं जब मुझे था कि अब कुछ काम करना है तो 2012 के आसपास में मुझे था कि एक कोई फैक्ट्री में मैं नौकरी में लगा, मेरे कजिन लोग की, वो फैक्ट्री में संभालता था और संभालते संभालते मुझे 10,000 रुपए महीना फिक्स हुआ कि वो भैया लोग मुझे देंगे। पर क्योंकि मुझे लग गया था कि यार मेरे पापा का भी यही हाल हुआ था तो मैं भी अपने भाई लोग के यहाँ पे नौकरी नहीं करूंगा, बट बात ऐसी हुई थी कि अगर मैं 2-1 साल में काम सीख गया, मैं कर लूंगा, तो उस फैक्ट्री में या तो मुझे वो पार्टनर बना लेंगे या वो छोड़ के मैं पैरेलल दूसरी उससे रिलेटेड कुछ काम डाल दूंगा। मैं मंडे टू फ्राइडे मैं उस फैक्ट्री में रहता था। एक सैटरडे संडे मैं म्यूजिक सीखना, पोइट्री करना, ये सारी चीजें करता था, कंटिन्यू करता था। और हर 15 दिन में एक बार, जैसे एक सैटरडे संडे यहाँ ये काम किया, अगले सैटरडे संडे मैं बॉम्बे भाग जाता था। रीजन? मैं 2012 से, क्योंकि मुझे बॉलीवुड बहुत फैसिनेट करता है सर। इंडिया में 2 ही करियर ऑप्शन ऐसे होते हैं बचपन में, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील छोड़ दो बच्चों को पूछने के बजाय, वो 2 चीज बोलते हैं, या तो हम बॉलीवुड में भाई हीरो डायरेक्टर बनेंगे या क्रिकेटर बनेंगे। तो क्रिकेटर वाला मेरा था नहीं, मुझे फिल्म इंडस्ट्री बड़ी फैसिनेट करती थी। तो रविंद्र जैन करके एक सिंगर, म्यूजिक कंपोजर थे उस समय के, पद्मश्री रविंद्र जैन, जिन्होंने घुंघरू की तरह बजता ही रहूं मैं, राम तेरी गंगा मैली हो गई से लेके रामायण से लेके अभी लेटेस्ट विवाह में उनका संगीत था शाहिद कपूर वाली, वो नहीं रहे अब। तो मैं उनसे एक फंक्शन में मिला था और उनने कभी बोला था मुझे कि यार कभी बंबई आओ तो मिलना। तो मैंने 2012 से एक सिलसिला शुरू किया जो 2023 तक लगातार, कोविड के टाइम में कुछ पल का ब्रेक आया होगा, पर समझ लो सर एवरेज 14 साल 15 साल मैं हर साल कम से कम 15 से 20 बार मैं बम्बई जाता रहा। कोई ऑब्जेक्टिव था इसके पीछे? ऑब्जेक्टिव ये था कि मुझे कुछ तो आर्ट में करना है। अब क्या करना है मुझे पता नहीं था, क्योंकि सिंगिंग के लिए मुझे ये समझ आ गया था कि उसके लिए बहुत टाइम, बहुत शिद्दत, बहुत समर्पण, बहुत त्याग, उतना समय आपको रियाज में देना, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो मैंने एक रास्ता निकाला कि मैं अगर जो काम कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्री कर रहा हूँ, उसमें करोड़ों कमा भी लूंगा ना, तो मैं कहीं ना कहीं मैं मर जाऊंगा। तो मुझे ये चीज थोड़ी जिंदा रखी। तो सही बताऊं अगर, तो पिछले 4 साल 2012 से 16 तक तो मेरे को पता ही नहीं था मेरे को करना क्या है, पर मैं जाता रहा, मेरे को जो मौका मिलता रहा मैं वो करता रहा। रविंद्र जैन ने कभी बोला चल बेटा एक पीछे कोरस में गा लो, मैं माइक में वहां गा लेता था। उनने बोला आज इस शो की एंकरिंग कर लेना, मैं वो कर लेता था। 2013 में मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो शैलेश लोढ़ा थे, जो उनका एक शो आता था वाह वाह क्या बात है, मैं उनको बोला सर मैंने एक कविता लिखी है, उनने बोला चलो आके टीवी में सुना दो, मैं वहां सुनाने चला गया। मैं जब टीवी करके आया तो मुझे बहुत से लोगों ने एज ए कवि सम्मेलन में कवि बुलाने लगा। मैं बोला भाई मैं जुड़ा हुआ हूँ आर्ट से। ओके, सो फैक्ट्री अलग चल रही है, फैक्ट्री अलग चल रही है, और ये बैलेंस कैसे बनाते थे? करना क्या है ड्राइव करता था इस बैलेंस को बनाने के लिए? सर पैशन, मतलब वो पैशन क्या होता है कि अगर आपका पैशन आपको एक्सक्यूज दे रहा है ना अंदर से, तो वो आपका पैशन आपका अपना नहीं है, थोपा हुआ है।
यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है। इम्पोर्टेंट। अगर आपको लगता है कि सर ये मेरा पैशन है, और वो बच्चे से पूछते हो फिर कर क्यों नहीं रहा है, तो बताएगा ये रिसोर्स नहीं है, यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है। तो फिर वो पैशन ना कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है आदमी कि वो पैशन मेरा है या सबकॉन्शियसली मेरे पिता ने, मेरी सोसाइटी ने, मेरी माँ ने मेरे अंदर वो पैशन डाल दिया और है, अब सोशल मीडिया ने डाल दिया है। तो मेरा वो जो पैशन था ना वो मेरा था, मेरे को मजा आती थी। मैं जब बम्बई आता था ना सर, अच्छा मैं कई बार बहुत उम्मीद लेके गया हूँ, बहुत निराश होकर लौटा हूँ बम्बई से कि मुझे आज इस शो में एंकरिंग करने का मौका मिल रहा है। मैं गया हूँ, पता चल रहा है मुझे एंकरिंग का मौका नहीं मिला है। मैंने सर सूटकेस तक उठाया है, मैं बाउंसर तक बना हूँ सेलिब्रिटीज के, मैं भागता था उनके पीछे, घंटों वेट किया है, उनके मैनेजर से लेके लोगों की धुतकारें सुनी है। मतलब कई बार तो उनके साथ रात भर बैठ के कॉफी पे, अगले दिन सुबह वो पहचानते नहीं थे। तो वो सारी जिल्लतें, सारी चीजें की है, लेकिन कभी मेरे अंदर ये शिकायत का भाव नहीं आया कि साला अब ये दोबारा नहीं करूंगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो आने वाला है, ये मोमेंट्स हर के लाइफ में आने वाले होते हैं। जब आप करके उम्मीद आती है, जब उम्मीद टूटती है और आपके आसपास कोई नहीं होता है, क्योंकि तुम अकेले जाते थे, करेक्ट। उन मोमेंट्स को कोई इंसान कैसे संभाले, या तुमने कैसे संभाला? सर अलग अलग होता है। जैसे मैं जब बम्बई आता था, मेरे पास पैसे कम होते थे, और मुझे एक चीज वहां की समझ आ गई थी जो मेरा था कि आदमी आपको आपके पहनावे से जज करता है, आपकी जेब में कितना पैसा है उस हिसाब से आपको इज्जत देता है। ये मुझे थोड़े टाइम में समझ आया था। उस इंडस्ट्री का नॉलेज है। आपको याद है एक होटल में आप और मैं एक बार गए थे, बॉम्बे रुके थे, वो कितना गली का एक होटल था। वो होटल उस समय 500 रुपए दिन का लिया करता था, जो बम्बई के लिए बहुत ही सस्ता है। मैं उस जगह पे 2018 तक रुका हूँ, 2012 से 2018, 2019 तक। बीच में 2012 से 14 के बीच में मेरे मम्मी के एक रिलेटिव थे, वो पॉलिटिकल एक बड़ी पोस्ट में थे, तो उनको सरकारी एक घर मिला हुआ था। तो कभी कभार मेरे को वहां पे फ्री में रहने में मिल जाता था, जहां से मेरे को लोकल ट्रेन पकड़ के अंधेरी आने में फड़े आती थी। पर मेरे को लगता था अगर मैं यहाँ पे 700 भी बचा लेता हूँ तो मैं वो कहीं ताज में या मैरियट में किसी के साथ कॉफी पीऊंगा ना तो मेरे काम आ जाएगा। मैं किसी के सामने हल्का नहीं पड़ा। तो मुझे जो मेरा पैशन था, वो मुझे एक चीज ये समझ आ गया था कि मुझे ये चीज मजा दे रही है, ये पता चल गया था। अब मजे दे रही है तो मुझे उसमें से एक चीज फिगर आउट करनी थी कि अब जो ये बहुत सारी चीजें मजे दे रही है, उसमें से क्या एक चीज को मैं प्रोफेशन बना सकता हूँ। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर समवन हु इज फॉलोइंग द पैशन। ये फिगर आउट करने में कितना टाइम लगा? 5 साल लग गया सर, और उसके बाद उसको मूलभूत करने में अगले 4 साल लग गए। मैं 2012 से बम्बई, ठीक है थोड़ा सा अगर चलो एक करते हैं, फास्ट करते हैं। 2012 से मैं बम्बई जाना शुरू किया। मुझे आर्ट से प्यार था, म्यूजिक मेरा पहला प्यार था, पर साथ ही साथ पोइट्री, स्टेज में बोलना, परफॉर्म करना, ये पहला प्यार था। मंडे टू फ्राइडे फैक्ट्री काम करना, जाना। रायपुर में भी हूँ तो कोई फ्री टाइम नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं, लोगों से मिलना, नेटवर्क बढ़ाना कि बिजनेस कैसे बढ़े, अपना PR कैसे बढ़े, ये सारी चीजें। बॉम्बे भागना, ट्रेन से भागे, फ्लाइट से भागे। मतलब मेरा सर 8-8 महीने का, अभी तो फ्लाइट टिकट्स बहुत महंगी हो गई, उस समय क्या होता था 2200 रुपए, 2400 रुपए होते थे। मैं पहले से ही सारे कैलेंडर्स देख लेता था, किस फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है, किस थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है, कहाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे छुट्टी है। तो मैं 8-8 महीने की टिकट्स मेरी पहले से बन जाती थी। बट एजेंडा फिक्स नहीं होता था, एजेंडा फिक्स नहीं था, मुझे ये पता है कि मुझे जाना है। तो अब मैं जाना शुरू कर दिया। अब मैं मिला नितिन श्रीवास्तव से बॉम्बे में। अब मेरा टारगेट है कि 2 मीटिंग में नितिन श्रीवास्तव के साथ कर दिया, 3री मीटिंग में नितिन श्रीवास्तव के 4 दोस्त मेरे दोस्त होना चाहिए। 12 साल लगे सर। और एक चीज थी, मुझे किसी आदमी ने बहुत अच्छे से समझाया था, इस शहर में जहां लोगों को पता चल गया कि तुम्हारी उनसे लेके कुछ एक्सपेक्टेशन है, वो तुमको काट देंगे, तुमको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो मैंने ये रखा, साहब मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो बताओ। तो तपस्या लंबी थी, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों से मिलते रहा, करते रहा, तो मुझे एक चीज समझ आई कि आप शाहरुख के दीवाने हैं, लेकिन वहां एक कोई प्रोड्यूसर आएगा ना, तो शाहरुख वो पूरा फोटो वोटो छोड़ के करण जौहर से मिलने जाएगा, वो रोहित शेट्टी से मिलने जाएगा, वो संजय लीला भंसाली के आगे झुकेगा। तो मुझे समझ आया 2019 में कि भाई 18 में एंड में कि मुझे बनना प्रोड्यूसर है। और प्रोड्यूसर बनने के लिए सबसे बड़ी चीज चाहिए होती है पैसा। मैं बोला मेरे पास है नहीं। तो मुझे एक चीज पता चल गई कि अब मुझे बनना प्रोड्यूसर है, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ये भी चीज पता चल गई। तो मेरे पास जब तक वो क्या नहीं है,
उसको करना कैसे मैं वो तो सीख सकता हूँ ना, वो तो कोई नहीं रोक सकता। तो 2018 के बाद से जो मेरा एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, जो मेरे कनेक्शन का लेवल दिखता है, वो इसलिए दिखा कि मैंने फिर सारी मीटिंग्स का जो ओरिएंटेशन होता था, जो एजेंडा होता था, मैं सबसे एज अ फिल्म मेकर मिलता था। ओके। मैं सोशल मीडिया का मैंने सबसे ज़्यादा फायदा उठाया। मैंने इतने राइटर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियन सबको मैसेजेस कर करके, अच्छा फिर लोगों के पास कहानी है तो बताओ, फिर जहाँ मिलता था तो बताओ यार एक फिल्म बनाना है, सोच रहे हैं कुछ अच्छी फिल्म बनाना है, स्टोरी होनी चाहिए। तो फिर धीरे धीरे लोगों से बात करता था, तो मुझे टेक्निकलिटी पता चलने लगी कि फिल्म बनती कैसे है। और फिर अचानक 2021 में मेरे एक दोस्त हैं, उन लोग फिल्म बना रहे थे, तो उनको, क्योंकि मैं इतनी बातें 3 साल से फिल्मों को लेके कर रहा था मुंबई में, तो उनको ये पता था कि एक प्रोड्यूसर है। तो उनने मुझे बोला यार एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं, उसका ये बजट है भाई, तो एक प्रोड्यूसर है वो इतना लगा रहा है, तुम इंटरेस्टेड हो क्या? तो मैंने उसमें कैलकुलेशन लगाया, थोड़ा बजट ज़्यादा था, बट मैंने बोला कि इसमें एक चीज़ में मैं जोड़ सकता हूँ कि उसकी लोकेशन, क्योंकि आपको जंगल चाहिए, तो आप उसको हरियाणा और यूपी छोड़ के आप छत्तीसगढ़ आ जाओ, रायपुर के पास शूट करो, तो मैं बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल करा दूंगा, तो जो मेरे हिस्से का एक कंट्रीब्यूशन भी होगा और मैं बाकी चीज़ों का पैसा देता हूँ। वहां पे मैं बना प्रोड्यूसर। अब देखो उस फिल्म को बने हो गए 3 साल। मैं नाम नहीं लूंगा, इंडिया के 2 बड़े OTT है, उसके इंडिया हेड से मेरी दोस्ती है। दे ऑल फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, बातचीत होती है, सब होती है। मैं अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग आज तक एक बड़े OTT में नहीं करा पाया। 3 बड़े OTT वो मुझे मेल खेलते हैं कि बताओ फिल्म कैसी है, क्या है, हम करते हैं, हम थक हार के लगे हुए हैं, बट अभी विश्वास है 6 महीने में निकल जाएगा। नहीं भी निकलती है कोई दिक्कत नहीं है, ये फेलियर है, बट वो सिखाई है चीज़ें कि हमको उससे बहुत सारी चीज़ सीखने मिली। तो अब मैं क्या लगाऊं, अब मुझे आइडिया है कि अब करना है तो थोड़ी बड़ी फिल्में करना है, तो अब थोड़े एक बड़े पैसे की तैयारी में है कि आगे चल के वो करें। अगर ये मेरा पैशन है, तो क्योंकि मेरा प्रोफेशन मेरा घर चला रहा है, तो मैं उस चीज़ों से तो संतुष्ट हूँ, मुझे ग्रो करना है, लेकिन फिर अब पैशन को भी जीना है, तो फिर मैं उसको टाइम बॉन्ड के साथ नहीं बांध सकता, लेकिन मैं छोड़ भी नहीं सकता। कि जब इंपॉर्टेंट बात बोली तुमने, पैशन को मैं टाइम बॉन्ड के साथ नहीं करता, लेकिन मैं छोड़ भी नहीं सकता। कई लोग क्या करते हैं, पैशन छूटता कहाँ पे है यार, प्रोड्यूसर बनने के लिए मुझे क्या चाहिए सर, एक एक्स अमाउंट। तो जब एक्स अमाउंट आएगा, मैं उस दिन जीऊंगा सोचूंगा, तो वो पैशन मर जाएगा, हॉबी मर जाएगी। मैं क्या लगा हुआ हूँ, जब तक ये एक्स नहीं आ रहा है, मैं वहां पे बना तो रहूं, मैं 10 लोगों से बात तो करूं, कुछ तो करूं, हो सकता है कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी निकल के आ जाए। मैंने ऐसे तमाम सक्सेसफुल लोग से मिला हूं जो अपनी जिंदगी में करना कुछ और चाहते थे, वो कर कुछ और रहे हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो इसीलिए कर पा रहे हैं, वहां इसलिए इतने सक्सेसफुल हुए हैं कि वो अपनी हॉबी के इर्द गिर्द ना बने रहे। कुछ को बड़ा डायरेक्टर बनना था, वो लगे रहे, डायरेक्टर नहीं बन पाए, वो एक्टर अच्छे बन गए। एक मेरा दोस्त है, उसको एक्टर बनना था, वो लगे रहा, तो उसने स्टोरी टेलिंग को इतना शानदार तरीके से निभाया, आज की तारीख में पॉडकास्ट में उनके मिलियन व्यूज है। मैं अगर तुम्हारे इस चीज से समझूं कि उस इकोसिस्टम में आप किसी ना किसी तरीके से जुड़े रहो, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। आप कहाँ खांचे में फिट होगे ना, वो कर सकते हो। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु फॉलो पैशन, उनको ऐसा लगता है बड़ा स्ट्रेट पाथ होने वाला है, वो है नहीं होता सर, स्ट्रेट पाथ तो किसी चीज का नहीं है। तुमने एक बात बताई कि अगर आपको अपना पैशन या हॉबी फॉलो करना है और वो इमीडिएटली आपका प्रोफेशन नहीं बन सकता, आपको ये समझ में आ गया है, बट आप उसको पूरी तरह छोड़ भी नहीं सकते, करेक्ट? तो आप प्रोफेशन के लिए, पैसे के लिए आप कुछ और काम में इन्वॉल्व हो और अपने इस इकोसिस्टम जो कि हॉबी और पैशन के अराउंड है, उस पे भी आप रहें। जैसे तुम मुंबई चले जाते थे वीकेंड पे, ठीक? तो जब आप जा रहे हो तो उस समय आप कुछ सीख रहे हो, कुछ कर रहे हो, करेक्ट? लेकिन उसका कोई इमीडिएट फायदा नहीं मिल रहा है मुझे, ना मेरे प्रोफेशन में मिल रहा है, ना मेरे हॉबी या पैशन में मिल रहा है। मेरा ये सवाल है, क्या उस समय जो इन्वेस्टमेंट किया समय का, स्किल सीखने का, वो कभी ना कभी काम आता है या नहीं? सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट मैंने इस पूरे सफर में ना बहुत सी चीजें सीखी हैं जो मुझे आज तक फायदा दे रही है और मुझे मालूम है 10 साल बाद भी फायदा देगी। वो क्या क्या है उसमें चाहिए? सबसे पहली चीज है पेशेंस, ठीक है। दूसरा, एक एक्टर जिनकी मैं बात कर रहा था, उन्होंने, वो नहीं रहे, उनने मेरे को बताया था कि दर्शन एक चीज हमेशा याद रखना, हर चीज में आप देखना उसकी जगह आप होते तो आप कैसे रिएक्ट करते या आपको कैसे लोग पसंद आते। आप जिस तरीके से सामने वाले से बात कर रहे हो, अगर आप सामने वाले की जगह होते और कोई आपसे ऐसी बात कर रहा होता, तो आप उस आदमी को कैसे देखते? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम
उसी एक्टर के साथ मैं एक बार सुप्रीम चेम्बर्स एक ऑफिस है वीरा देसाई रोड में, जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में मेरे फ्रेंड का ऑफिस था, सेकंड फ्लोर में करण जौहर का ऑफिस है। तो हम किसी काम से गए और लिफ्ट में करण जौहर दिखे। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि आप एक एक्टर हो या आपको बॉलीवुड का क्रेज है और आपको लिफ्ट में 35 सेकंड के लिए करण जौहर मिल जाए, तो आप करण जौहर से ऐसा क्या बोलोगे जो करण जौहर जिंदगी भर आपको याद रखे? Can't answer this. कुछ भी आप क्या बोलोगे? आप सपोज आपके सामने आ गया कोई आपकी फेवरेट एक्ट्रेस आ गई, कोई एक्टर आ गया, ब्लैंक हो जाऊं। ब्लैंक हो जाओ। कई लोग बोलेंगे सर आपके बिग फैन, आपकी वो फिल्म देखी, ये फिल्म देखी। वो आपको याद नहीं रखेगा, ट्रू, क्योंकि उसको ये चीजें हजारों लोगों ने बोल दी है। मेरा वो फ्रेंड एक्टर है, वो चाहता तो दूसरा एक्टर होता, बोलता सर मैं भी एक्टर हूँ, आपकी ये फिल्म देखी, आप मेरा भी कोई ऑडिशन हो, कुछ बात हो, आप बताइए, वो होता। उसने 5 सेकंड बाद करण जौहर को ऐसा बोला, यार करण आई वांट टू से यू वन थिंग। मैं ऐसे देखा, बोले यार ये फिल्म है हॉलीवुड की, आई एम श्योर आपने नहीं देखी होगी, मुझे लगता है कि आपको देखनी चाहिए, उससे आपकी स्किल में कुछ ना कुछ फायदा पहुंचेगा। रियल लाइफ इवेंट है, रियल इवेंट। मैं कसम खा रहा हूं सर, मैं यहाँ पे कोई भी चीज सुपरफिशियल नहीं बोलूंगा। माय गॉड। और हुआ ये, जैसे सेकंड फ्लोर वो उतरे करण जौहर जी, उनने पलट के पूछा व्हाट्स योर नेम, उसने अपना नाम बताया और बोले यार वो फिल्म का नाम बताओ फिर से, क्या बताया तुमने? तो मुझे आई एम 100% श्योर कि वो जब भी मिलेगा उसको वो बंदे का चेहरा याद होता। बहुत सी बार क्या होता है कि हम जब किसी से भी नया नया रिश्ता बनाते हैं, नया नया बॉन्ड बनाते हैं, नया नया नेटवर्क बनाते हैं, तो जिस पैशन के साथ, जिस गहराई के साथ, जिस आत्मीयता के साथ हम बनाते हैं, वो 5 साल 10 साल बाद उतना गहरा, उतना आत्मीयता, उतने प्यार के साथ क्यों नहीं रहता? कट टू, आपका और मेरा रिश्ता 10 साल पुराना है, वो 10 साल में टाइम टू टाइम गहरा होता गया है। ठीक है, अब एक ही आंसर बता रहा हूं जिसमें बहुत बड़ी चीज है जो मैंने सीखी है। एक्सपेक्टेशन ना आपको मेरे से 1 पैसे की है, ना मुझे आपसे 1 पैसे की है। एग्जैक्टली। मैं उस शख्स से एक चीज सीखा कि मैं बंबई में जिससे भी जुड़ूंगा ना, कोई अगर मेरे लिए कुछ कर दिया जो आज भी कायम है, वो मेरा भाग्य है। कर दिया तो, नहीं तो मैं अपना रास्ता खुद बना लूंगा। इस 15 साल के सफर में मैंने बंबई में आज तक किसी एक आदमी को ये नहीं बोला कि मुझे आपसे ये काम है, क्या आप करोगे क्या? इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक। तो पहले आप किसी के लिए कुछ कर दो, और अगर मुझे पता है कि सामने वाला अगर मेरा क्लोज है या दोस्त यार है, उसको पता है कि मुझे ये चाहिए और मुझे बोलना भी पड़ रहा है, तब तो कोई मतलब नहीं है, वो खुद ही कर लेगा। और नहीं कर पा रहा है तो या तो मैंने वो जगह नहीं बना पाई है, या मुझे फिर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब मैं ऐसा फेवर मांगूंगा तो मेरी बात कटेगी नहीं। जैसे मैं आपसे मल्टीपल फेवर क्या मांगता हूँ कि सर मेरा एक कॉन्क्लेव हो रहा है, मैं आपसे पूछता नहीं, बताता हूँ सर उस दिन को डेट को लॉक रखना, आपको यहाँ पे आके एक पैनल होस्ट करना है। आप भी शर्मा शर्मी में ये नहीं पूछते होगे कि भाई मुझे 15 मिनट का स्लॉट मिल रहा है, 10 मिनट का स्लॉट मिल रहा है, 1 घंटे का स्लॉट मिल रहा है। मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ, मेरे लगभग अराउंड 35 एपिसोड्स में मैंने देश के तमाम बड़े लोगों के साथ पॉडकास्ट कर लिया। उसमें जया किशोरी है, उसमें चित्रलेखा है, उसमें तारक मेहता की टीम है, बहुत सारे लोग हैं। और मैं यूजुअली जब पॉडकास्ट में जाता हूँ तो एक हो जाता है साइकिक गेम कि मुझे नंबर्स गेम खेलना है। पर क्योंकि आपने जब पूछा कि यार अपन करते हैं, मेरी भी बात हुई, मैं भी करना चाहता था, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मैं अभी भी चाहता हूँ कि हमारा पॉडकास्ट और कोई मत देखे, सिर्फ आप और हम देखें, क्योंकि हम दिल की बात करें। मैं मना नहीं कर पाया। तो लोगों को सबसे पहला रूल, आप किसी भी धंधे में हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको पहले दिन से एक्सपेक्टेशन आप 0 रख लो। तो ये चीज आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देगी। शायद डिफिकल्ट टू डू, बट इसका रिजल्ट कमाल का है सर। मैंने ऐसे ऐसे रिश्तों को 8-8 साल, ऐसे ऐसे कनेक्शन को 8-8 साल सींचा है। अच्छा, उसमें भी एक चीज और बता रहा हूं, इस प्रोसेस में बहुत सी बार क्या होता है, हम कुछ लोगों से प्रभावित होकर उनको जरूरत से ज्यादा इज्जत दे देते हैं, हम बिछ जाते हैं उनके सामने, अरे सर आप आए, भैया आप आए। ये होता है अमूमन। जैसे मैं कुछ सेलिब्रिटीज को लेकर मैंने ऐसा किया है जिसका आज मुझे रियलाइजेशन होता है कि यार दे डोंट डिजर्व दैट मच रिस्पेक्ट, या मेरा इतना इमोशन जो मैं उनको भाई समझ के, भैया समझ के बात करता हूँ, वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उनको कुछ काम होगा, वो कॉल करेंगे, मैं उठाऊंगा, हाँ भैया बताइए, मैं कर दूंगा। आप फोन करते रहो, वो आपका फोन नहीं उठाएंगे। फिर अचानक से, क्योंकि अच्छा मैं तो देख रहा हूँ, फिर 2 घंटे बाद उनकी स्टोरी अपडेट हो रही है, वो कमेंट कर रहे हैं, तब मुझे रियलाइज होता है कि अब वो 12 साल की जर्नी हो गई है। ये एटीट्यूड, इसको ईगो नहीं बोलूंगा, ये एटीट्यूड मैं 5 साल पहले नहीं दिखा सकता था, क्योंकि मैं कुछ बना नहीं था। आज जब थोड़ा कुछ आया हूं, तो अब मुझे अपना थोड़ा सा आत्मसम्मान का भी ध्यान रखना है कि मैं उनसे शिकायत नहीं कर रहा हूं। तो मुझे लगता है पहली चीज कि एक्सपेक्टेशन आपकी बिल्कुल 0 हो जाना चाहिए एट एवरी एस्पेक्ट, पहला। सेकेंड, आपको किसी से कोई शिकायत नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में।
बहुत मैं आपको एक cool किस्सा बताता हूँ सर। मैं वाह क्या बात है मैं जब जाने वाला था तो मुझे पहले 2012 में एक बार ऑफर आ गया था कि तुम आओ। मैंने पूरे शहर में हल्ला कर दिया था दोस्तों को, भाई वाह जा रहा हूँ, वाह जा रहा हूँ, वाह जा रहा हूँ। तो कुछ ऐसा कारण बना, मुझे पता है क्या है, लेकिन जो भी बना, तो मुझे फोन आ गया जाने के 3 दिन पहले कि भाई ये एपिसोड किसी कारणवश आपके साथ शूट नहीं हो रहा है, नेक्स्ट होगा तो बताएंगे। तो साला बड़ा मैं गिल्ट में चला गया यार, सबको हल्ला कर दिए वो। फिर मुझे वापस से जब फोन आया सेकंड टाइम, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं वापस पहुंचा सेट, उस दिन जो होस्ट थे शैलेश जी वो आए सुबह, मैं सबसे पहला था, वॉचमैन के पहले मैं पहुंच गया था सेट तैयार होके। तो जब वहां पहुंचा शैलेश जी आए, मेरे को बिना देखे वो वैनिटी में चले गए। मैं बोला यार ये इनको याद भी है कि नहीं कि इनने मेरे को बुलाया है, पहचाने नहीं है वो। मैं 6 घंटा बैठा रहा, 6 घंटे बाद उनने मेरे को बुलाया, लेकिन उस 6 घंटे में ना मेरे अंदर शिकायत का भाव नहीं था। मतलब एक चीज बता रहा हूँ कि ये इनबिल्ट नहीं आती, ये सीख के आती है। मैं जब बॉम्बे जाना शुरू हुआ तो बहुत से लेजेंड्स लोग से मिलने का मौका मिला, जो उस टाइम पे आउटडेटेड बोल सकते हैं कुछ लोग, जैसे कल्याण जी, आनंद जी के आनंद जी, रविंद्र जैन, मोंटी शर्मा, दे आर लेजेंड्स। तो मैं जब उनके साथ घूमता था तो मुझे आसपास के कई लोग क्या बोलते थे, यार तू ना ऐसे लोग के साथ घूम रहा है जो इनको कोई नहीं जानता, तू ही बता रहा है कि उनने ये काम किया, इतना काम किया, ये वो, तू थोड़ा अभी वालों के साथ घूम। बोला यार अभी वाले मेरे साथ क्यों घूमेंगे, मुझे तो अपना रास्ता बनाना है ना, मुझे जो मिल जा रहा है, और मैं किसी ने मुझे उस समय रिस्पेक्ट दी है तो मैं उसको मरते दम तक दूंगा। तो पहली चीज मैंने एक चीज सीखी थी कि भाई एक्सपेक्टेशन 0 रख लोगे तो आपको कुछ चीजें हर्ट नहीं करेगी, और आप थोड़ा भी उनने कुछ कर दिया तो वो आपके लिए भाग्य हो जाएगा। सेकंड, आपको शिकायत कुछ नहीं करनी है, आपने ये कर दिया वो कर दिया। तो बहुत सी बार क्या होता है कि कई बार अनइंटेंशनली होती है, कई बार इंटेंशनली होती है। अब हो तो गया है, अब आप मन में ये डिसाइड कर लो कि यार ठीक है इसने कर दिया है, मुझे इसके साथ इतना ही रखना है, आगे रखना है, कम करना है, शिकायत का रोना। और ये मैं इस चीज को तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, ये दोनों चीजें मैंने तुम्हारी पर्सनालिटी में देखी है ना। मैं हमारे कन्वर्सेशन में कभी नहीं है कि हम किसी की शिकायत कर रहे हो। हाँ। और तीसरा, जो क्षणिक लाभ लेने वाला एक जो एटीट्यूड होता है कि हम क्या करते हैं, किसी से रिलेशन बना लिए तो उसमें जो उस एक्टर की एक बात थी ना कि आप उसको अपनी जगह रह के सोच लो, तो आप अपनी जगह रह के सोचो, आपके सामने कोई 2 नए लड़के आते हैं, दोनों आपसे पैर छुए, हाथ मिलाए, बात किए, अरे सर ये वो, और उसमें से एक लड़का, सर मेरा ये काम है, आप थ्रू इसको फोन करा दोगे क्या, ये करा दोगे क्या, वो, और कट्टू दूसरा लड़का जो बोला सर आपसे सीखने को बहुत मिलता है, आपसे अच्छी बात हो रही है, वो उसने अपना समय तपाया। तो 6 महीने बाद ना आप उसके लिए खुद से कुछ कर दोगे, तो वो पेशेंस तपना चाहिए। वो बचपन की कहानी थी ना, मुर्गी 1 अंडे दे रही है तो संभाल के रखो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज में। हम अपनी लाइफ में जो डिप्रेशन वर्ड या मेंटल हेल्थ का जो बहुत बड़ा इशू है ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ एग्जिस्ट करता है, डिप्रेशन एंजाइटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसमें 50% या उससे ज्यादा के केसेस में मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी खुद से और सामने वाले लोगों से खुद के बिलीफ में एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हो जाती है ना, वो चीजें हमको हर्ट करने लग जाती है। बिल्कुल। अब जब इसको प्रैक्टिस करके आप इस चीज में आ जाओगे ना, तो आप सबसे पहली चीज क्या हो जाएगा, वो आपका एटीट्यूड हो जाएगा कि ठीक है यार अब मेरे को करना है, रास्ता निकल गया। मैं पूछ लिया नितिन सर से, जैसे अभी मुझे बीच में कुछ पैसों की जरूरत थी, मुझे लगा था कि ये आदमी मुझे दे देगा, उसके पास है, मैंने फोन किया भाई मुझे ये चीज के लिए कुछ टाइम के लिए चाहिए, उसने अपनी कुछ रीजन बताए। अब दोनों चीज हो सकती है भाई, हो सकता है वो सही में तकलीफ में हो, या हो सकता है नहीं भी देना चाह रहा हो, पर उसके कारण मैं उससे रिलेशन खराब कर दूं तो क्या होगा, वो शायद 2 साल बाद मेरे किसी काम आ जाए या किसी दूसरी चीज में एड ऑन दे दे। मैं 2 साल बाद की प्रोबेबिलिटी को भी आज के एक नो में मैं मार के रख दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है एक अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, सो कट टू पास्ट की बहुत बात हो गई, अब हम चलते हैं अभी क्या हो रहा है उस पे। तुमने बात किया कि तुम एक कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे हो, तो गिव अस सम इनसाइट, ये कम्युनिटी क्या है, और पहला चीज क्यों तुम्हारे दिमाग में आया कि ऑल ऑफ सडन सब कुछ छोड़ के साइड रख के एक कम्युनिटी बिल्डअप की जाए, क्या रीजंस हैं और क्या है वो कम्युनिटी? मैं यहाँ पे ना आपके इस क्वेश्चन का बहुत एक ग्लैमर वाला और बहुत बुद्धिजीवी वाला आंसर दे सकता हूँ, पर क्योंकि मुझे मालूम है ये पॉडकास्ट आपके और मेरे अलावा और कोई नहीं देख रहा है, तो मैं एकदम सच चीज बताता हूँ। 2017 में मैंने आपको बोला था सर अपन रोल बोल शुरू करते हैं, याद है ना? आपका एक क्वेश्चन होता था करेंगे क्या, मतलब मुझे वो नहीं मालूम करेंगे क्या, पर हम कुछ तो करेंगे। तो बोले रोल बोल क्या है, तो मुझे एक नाम बड़ा पसंद आया था, कैची लगता है, रेस्ट ऑफ लाइफ बेस्ट ऑफ लाइफ। बोला सर ये रोल बोल है, इसमें कुछ तो करते हैं। मैंने 2016 1 अक्टूबर को एक प्रोग्राम किया था शंकराचार्य कॉलेज में, मैंने बिग बॉस 2 के विनर आशुतोष कौशिक को बुलाया और हम दोनों ऐसे आजू बाजू बैठ के लाइव पॉडकास्ट जैसा एक टॉक शो हमने किया 2016 में।
मैं 2016 से 2019 के बीच में जितने सेलिब्रिटीज या नोन पब्लिक फिगर से मिलता था, मैं उनसे एक वीडियो बनाता था, हाय दिस इज दिस, मतलब लोग जैसे सुरेश वाडेकर जी थे, हाय दिस इज सुरेश वाडेकर, हाय दिस इज शान, हाय दिस इज शैलेश लोढ़ा, हाय दिस इज बाघा फ्रॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक अपना वो मोटिवेशनल कोड बोलते थे और लास्ट में बोलते थे जॉइन रोलबॉल। मैं उसको स्टेटस में 2017 से लगा रहा हूँ, 2019 सितंबर में रोलबॉल कम्युनिटी एग्जिस्टेंस में आई है। तो मुझे पता नहीं था करना क्या है, पर ये पता था कुछ इस नाम के साथ मैं करूंगा। तो बहुत सी बार क्या होता है, आप जिस चीज में लगे रहते हो ना इन एंड राउंड, तो दो चीज होती है, या तो रास्ता निकल जाता है या आपकी डेस्टिनी आपको उसकी तरफ ले जा रही होती, दोनों चीज होती है, है ना। तो 2019 में फिर हम जब दोस्तों के साथ बैठे कि यार चलो एक कम्युनिटी बनाते हैं। अब कम्युनिटी बनाएंगे तो ज्वाइन कौन करेगा भाई, तो हमने बोला बहुत सारी कम्युनिटी मार्केट में थी, उस समय तो कम थी, जैसे JCI है, JCI इज ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रोटरी इज फॉर चैरिटी एंड फेलोशिप, लायंस क्लब इज ओनली फॉर चैरिटी, BNI उस समय यहाँ पे उतना आया नहीं था। मैं बोला यार खुद पे काम करने के लिए तो कोई कम्युनिटी है ही नहीं जो ओवरऑल डेवलपमेंट पे बात करें। मतलब मुझे एक बात हमेशा अच्छी लगती थी कि अगर आपकी एक कार है, उस एक कार में एक टायर साइकिल का लगा दो, दूसरा एक्टिवा का लगा दो, तीसरा कार का लगा दो, चौथा ट्रैक्टर का लगा दो, तो वो कार कभी प्रॉपर चलेगी नहीं। आज की तारीख में हर आदमी क्या बोलता है, भाई अभी फोकस सिर्फ बिजनेस में करना है, बाकी चीजें बाद में देखी जाएगी, ये टाइम नहीं है, ये बता दिया जाता है आपको सिर्फ। तो भाई कैसे चलेगी लाइफ? आपके 60 साल ये लाइफ के 65 साल, यू हैव टू प्ले इट वेरी ब्यूटीफुली। अगर एवरेज आपके 60 साल की जिंदगी है, आप 8 घंटा सो रहे हो, तो आपने 1/3 जिंदगी तो अपनी सो के बिता दी है, बचपन का ये टाइम ये सब हो गया। तो आप किसी भी सेक्टर को अपनी लाइफ के इग्नोर नहीं कर सकते, ना फैमिली को इग्नोर कर सकते, ना आप दोस्तों को इग्नोर कर सकते, ना आप सोसाइटी को इग्नोर कर सकते हो, ना आप अपनी सोशल लाइफ को इग्नोर कर सकते हो, ना आप व्यापार को, बिजनेस को इग्नोर कर सकते हो, ना आप खुद को इग्नोर कर सकते हो। आपको बैलेंस बना के चलना है। तो मतलब चलो कुछ ऐसी कम्युनिटी बनाते हैं जिसमें इस तरीके की एक्टिविटी हो जो आपके लाइफस्टाइल पे भी काम करे, रेगुलर सेल्फ अपग्रेडेशन लर्निंग वाले सेक्टर पे भी काम करे, आपकी चैरिटी, आपके सोशल एक्टिविटीज उस पर भी काम करे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम सब सोशल एनिमल है, हमारा नेटवर्क। बचपन से बोल तो देते हैं कि नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ये बड़ा टैबू वर्ड है। कितने लोग हैं जो पिछले 10 साल में जिस नेटवर्क में घूम रहे हैं वहां से उन्होंने कुछ नेटवर्थ बना ली है। तो आप उसको कैसे अपग्रेड करोगे, आप कैसे सीखोगे? तो उसके लिए फिर हमने एक पैरेलल कम्युनिटी 2020 में लॉन्च करने का सोचा, जिसके आप इंटीग्रल पार्ट रहे। अब उसमें भी आपको पता होगा, हमने ओवर पैशनेट ऑडिटोरियम बुक कर दिया, राज्यपाल जी से बात कर ली, उस समय जो छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल थी वो बोली मैं आऊंगी तुम लोग को ओथ दिलाने। फिर हमने सोचा यार 1500 की कैपेसिटी का ऑडियंस लाएंगे कहाँ से, ऑडिटोरियम बुक तो कर दिया है। फिर हम चले कि यार चलो शैलेश लोढ़ा को बुलाते हैं, फिर एक ईरा सिंघल जो UPSC टॉपर थी उनको बुलाते हैं, आशुतोष त्रिपाठी सर को बुलाते हैं, फिर एक टॉक शो एक आया विजन में कि रोलबॉल टॉक्स एक नाम है। तो फिर हम बोले कि यार कोई भी चीज एक बार में नहीं होती, लगातार करते रहने से उसकी ब्रांड वैल्यू बनती है। तो आपको छोड़ना नहीं, आपको लगे रहना, और तब तक लगे रहना है कि जब तक आप कर नहीं पाते। तो तुम्हारा जो चीज था कि अपने पैशन के इन एंड अराउंड आप लगे रहिए, वो चीज होती है। जो लोग रोलबॉल के बारे में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, 3 रीजन मिनिमम, 3 या उससे ज्यादा, क्यों मैं ज्वाइन करूं रोलबॉल? रोलबॉल ज्वाइन करने का सर पहला सबसे रीजन है कि जितनी भी कम्युनिटी है वो सब आपको बाहरी चीजों की तरफ, सोसाइटी, सोशल, ये चीजों पे ले आ रही है। उनकी किसी की भी एक्टिविटी वो नहीं है जो आपके खुद के लिए काम कर रही है, जो आपकी लाइफस्टाइल को बेटर बनाती है, जो आपको सपने देखना सिखाती है, जो आपको सिखाती है कि 360 डिग्री डेवलपमेंट के साथ आप कैसे आगे बढ़े। पहला वो है। सेकेंड, हम बड़ी बड़ी चैरिटी नहीं करते, हम आपकी जेब का भी ध्यान रखते हैं। जैसे आप जाते होंगे, अच्छा काम कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन, हम ये नहीं बोलते हमको 1 करोड़ का कुछ काम करना है, हम तो छोटे छोटे ड्राइव्स पे काम कर रहे हैं कि अगर रोलबॉल एक फूड डोनेशन ड्राइव करता है तो उसमें 25 मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुछ ने पैसे दे दिए, कुछ बोले यार पैसे नहीं दे रहे हम बांटने आ जाएंगे, वो बांटने आ गए। कुछ ने बोला भाई मेरे पास पैसे भी नहीं है, बांटने भी नहीं आ रहा हूँ, मैं दूसरे काम में आ जाऊँ। तो आपका एक इन्वॉल्वमेंट बनता है। और ये चीज आप मानिए सर, आप जितने नए नए लोगों से मिलते जाएंगे आपको सीखने को मिलेगा, और इंसान लोगों से ही सीखता है। और जितना आप ऑफलाइन लोगों से मिलते हो उतने आपके डिप्रेशन, एंजाइटी और इन चीज के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं इसको ऐसा देखूं क्या, जैसे दर्शन को हर वीकेंड में मुंबई भग जाना पड़ता था नेटवर्क बनाने, लोगों को अब नहीं जाना पड़ेगा। रोलबॉल आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए वो एक प्लेटफॉर्म सॉल्व कर देगा। सर हम इसको ये बनाना चाह रहे हैं और बनेगा।
अगले 5 से 10 साल में रोलबुल को हम इस स्टेज पे ला रहे हैं कि आपकी वो तमाम नीड्स आपको जो चाहिए ना, वो आपको रोलबुल एक प्लेटफॉर्म या मोटिवेशन देने का काम करेगा कि यार आप कर लो, कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं करेगा। एक बड़ा अच्छा शेर था सर कुछ ऐसा, उसका वो नहीं था कि पत्थर जो होता है ना उसके अंदर ही मूर्ति होती है, कारीगर सिर्फ ऊपर की चीजों को छाटने का काम करता है। तो पत्थर को पता होता है कि उसके अंदर क्या मूर्त छुपी है। तो हर इंसान को एटलीस्ट खुद के साथ इतना समय तो बिताना चाहिए कि वो ये एनालिसिस कर सके कि उसके अंदर कितनी खूबसूरत मूर्ति है वो निकल सकती है। करेक्ट। ओके, सो बहुत सारी बात करी दर्शन, हमने पास्ट जर्नी के बारे में बात करी, फ्यूचर में तुम रोलबुल के साथ क्या करने जा रहे हो उसके बारे में बात हुई। जो लोग ये देख रहे हैं, अगर मैं तुमसे इस पूरी जर्नी का क्रक्स निकालने बोलूं, समराइज करने बोलूं, 3 ऐसी चीजें जो नहीं करनी है और 3 ऐसी चीजें जो करनी ही करनी चाहिए। पहली चीज सर, सपने देखना चाहिए, बहुत बड़े सपने देखना चाहिए, लेकिन उस सपने के साथ सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है हर चीज पे। उसके शायद हमको कभी नहीं बताया गया। हाँ, सपने देखना बताया गया, सेल्फ एनालिसिस करो ये नहीं बोला बहुत गया। जरूरी है सर। सपने तो होता है मैं उड़ना चाहूँ तो मैं वो भी देख सकता हूँ, लेकिन आपको अपने पोटेंशियल के हिसाब से, आपने कोई सपने बड़े देखे हैं तो फिर उसके लिए आपको उतना तपना भी पड़ेगा। तो सपने देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड, मुझे लगता है कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनना बहुत जरूरी है, जो आपकी लाइफ में आगे बहुत काम आता है। बेहतर इंसान कैसा? बेहतर इंसान वो नहीं कि मैं किसी से बहुत प्यार से बात कर ले रहा हूँ। बेहतर इंसान वो नहीं कि मैं बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन के एक सोसाइटी के मापदंड के हिसाब से हैंडसम दिख जा रहा हूँ। बेहतर इंसान वो होता है कि मेरे से अगर कोई मिल के जा रहा है या हम किसी के पास जा रहे हैं तो मैं जबरदस्ती किसी के कामों में अड़चने पैदा ना करूँ। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कोशिश ये ना रहे कि हम किसी की लाइफ में कियोस पैदा करें। आपको नहीं समझ आ रहा, आप सबसे रिश्ते निभा ही नहीं सकते सर। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है डी क्लटर रेगुलरली, चाहे वो समाज का रहे, चाहे सामान का रहे, चाहे आपकी आदतों का रहे, चाहे आपकी लाइफ के लोगों का रहे, बीच बीच में आपको डी क्लटर करते रहना है। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज बन जाएगी सर। लाइफ बहुत खुशनुमा है, जीते रहो, प्रॉब्लम आएगी, लोग आपको परेशान करेंगे। आपने जितने बड़े सपने देखे हैं कोई गारंटी नहीं आप 5 साल में पूरे करोगे, 10 साल में पूरे करोगे। बस कितना छोटा सा वर्ड है, नेवर गिव अप। लेकिन जब आप करते हो ना, उसमें आपको एंजाइटी भी आएगी, आपको डाउट भी होगा, सेल्फ डाउट भी होगा, आपको पैसे नहीं होंगे, आपको लगेगा भी बंद कर दो। लेकिन अगर आपका पैशन सही है ना, तो आपको वहां से भी रास्ता निकलेगा कि यार चलो अभी तो ये रिसोर्सेज है। एक बहुत अच्छी लाइन निकल के आ रही, फिर 3 पॉइंट बताऊंगा क्या नहीं करना चाहिए। हमने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे हमारी लाइफ में जहां बहुत से ऐसे लोग हैं आसपास में जिनके पास बहुत पैसा था, जिनके घर वालों के पास, लेकिन वो उन सारे रिसोर्सेज के साथ, जो दोस्त होते हैं, बच्चे होते हैं कि जो बहुत अच्छे कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, बहुत पैसा है, बहुत अच्छे हॉस्टल में रह रहे हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ के साथ कुछ बहुत अच्छा कर नहीं पाए। वहीं आए दिन हमको ऐसे भी एग्जाम्पल व्हाट्सएप पे देखने को मिलते हैं कि जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में कमाल कर दिया। तो आपको अपनी लाइफ में कमाल करने के लिए एक चीज तो क्लियर हो गई साहब, आपको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की और पैसों की तो जरूरत नहीं है। एक चीज की फिर क्या जरूरत है, वो होता है आपका एटीट्यूड। अगर आपका वो एटीट्यूड, जिसको अभिगम बोलते हैं, अगर वो आपका परफेक्ट एक लाइन पे आ गया ना कि आप एक्चुअल में क्यों करना चाह रहे हो, तो फिर ये रोना रो देंगे। आप एक्सक्यूज जो देने वाले लोग हैं ना, फिर वो नहीं, हम भी देते हैं सर कई बार, लेकिन जब करना है तो फिर करना है। आज 7 साल से हम रोलबुल चला रहे हैं, रायपुर शहर में ही चला रहे हैं, एक्सपेंशन की हर साल बात करें, अभी तक नहीं हो पाए, लेकिन हमको फिर लगता है अगले साल हम 5 शहर में पहुंच जाएंगे। हो सकता है अगले साल पहुंच भी जाए, नहीं पहुंचे तो उसके अगले साल पहुंचेंगे। इतनी दूर, हम सिर्फ इतनी दूर के लिए नहीं आए हैं। एंड 3 चीज जो नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज जो मैंने बहुत इसके दुष्परिणाम खुद भी भुगते हैं और मैंने अपने अंदर वो चेंजेस लाया है, किसी से भी एक्सपेक्टेशन 0 कर दो एट एवरी कॉस्ट। खुद से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। करते जाओगे लाइफ इजी होगी, और मुझे लगता है ऐसा करने से आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आप लाइफ में बहुत ज्यादा अचीव कर पाओगे। पहला। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सी बार हम आलोचना या अपनी फेलियर का ठीकरा या दूसरों को दोष देने वाली चीजें बहुत करते हैं। जो शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि शायद अपने माँ बाप को भी मैंने दोष नहीं दिया, मैंने माना कि चलो नहीं किए तो अभी तो मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि कुछ मैंने भी इन चीजों में गलतियां की कि आप
किसी को दोष मत दो, किसी से शिकायत मत करो, किसी की आलोचना एट एनी कॉस्ट मत करो। इससे सिर्फ संबंध खराब होना है और आप लोगों को खोते जाओगे, नहीं होगा। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर मैटर नहीं करता कि आपका सपना क्या है, मैटर नहीं करता कि उसमें समय कितना लग रहा है। अगर आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं, आप ध्यान रखो कि आपके सपने का खामियाजा आपका परिवार ना भुगते। प्रैक्टिकल होके सोचो, और आपके सपने हैं तो आप अपने सपनों को इस तरीके से जियो कि आपके सपने के फिर दर्द है वो खुद आप झेलो। आप निकालो ना, आपको अगर लग रहा है कि 24 घंटे हैं आपके पास, सोने में सिर्फ 7 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे सो, आप 2 घंटे अपने उस सपनों को दो, तब तो आपको लगेगा कि आप कर रहे हो। सच अ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमको लग रहा है हम सपना जी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसकी कीमत चुका रहे होते हैं जो हमेशा छूट जाती। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम दर्शन। थैंक यू सो आई मच। थिंक मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, या हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, कि जब वो डिफिकल्ट मोमेंट्स आए लोगों के लाइफ में, ज्ञान वैसे बहुत अवेलेबल है यार आज, है ना, बट हम इस ऑब्जेक्टिव से बनाते हैं कि जब वो वल्नरेबल मोमेंट्स आए तब ये डिस्कशंस कुछ लोगों को हेल्प कर पाए, एटलीस्ट वो माइंडसेट डेवलप करने के लिए कि वो फर्दर एक्शन ले पाए। आई थिंक इस पूरी जर्नी में से बहुत सारे मोमेंट्स तुमने शेयर किए जो लोगों को हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच सर, एंड आई होप कि जो आपकी ऑडियंस है, जो मैं चाहता हूँ कि कोई ना देखे आपके और मेरे अलावा, लेकिन कुछ वैल्यू ऐड हो। सर लाइफ है, एंजॉय करना है, क्योंकि जिंदगी जीने के चक्कर में ना हम जीना ही भूल जाते हैं। तो आई विश कि आपके सारे व्यूअर्स जो हैं और आप भी अपनी सब रेस्ट ऑफ लाइफ को बेस्ट ऑफ लाइफ बनाएं, एंड ऑल माय बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच।